नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मिडिवल हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण वंश है, साम्राज्य है, जैसे पाल वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, चोल वंश हो गया, परमार वंश हो गया। ये सारे वंश के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि आपको आगामी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। खास करके ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी के लिए बनाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वाकई में वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से? पाल वंश से। ठीक है, तो देखिए, पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में कौन किया था? गोपाल ने किया था। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पाल वंश के संस्थापक कौन हो गया? गोपाल हो गया। कब किया? 750 ईस्वी में। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया था, है ना। गोपाल जो है अपने नियंत्रण में क्या किया था? बंगाल का एकीकरण किया था और मगध तक को अपनी अधीन कर लिया था। इतना पावरफुल था गोपाल। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना किया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो गोपाल ने किया था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला जो इसी वंश का शासक आता है, उस शासक का नाम होता है धर्मपाल। दूसरा महत्वपूर्ण शासक कौन होता है? धर्मपाल होता है, जिसका शासनकाल 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक है। ठीक है, इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके शासनकाल में? धर्मपाल के शासनकाल में। यानी पाल वंश का जब राजा धर्मपाल था तब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था। तो याद रखिएगा, एक तरफ से पाल था, ठीक है, उसके बाद हो गया प्रतिहार वंश हो गया, प्रतिहार वंश हो गया, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश हो गया। ये तीनों वंश जो है कन्नौज को जीतने के लिए पूरा तरह से कूद गया था। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष इसी के समय हुआ था। इसमें कौन जीत जाता है? धर्मपाल, यानी पाल वंश के शासक धर्मपाल ही जीत जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे की ओर देखिए। अगला जो महत्वपूर्ण शासक आता है इसी वंश का, वो आता है देवपाल। कौन आता है? देवपाल आता है। ठीक, देवपाल ने अपना नियंत्रण प्रयाग ज्योतिषपुर यानी असम, है ना, देखिए प्रयाग ज्योतिषपुर किसे कहा जाता था? असम, और उड़ीसा के कुछ भागों पर स्थापित किया था। देवपाल पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान और धर्म के संरक्षक थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पाल शासक जो है किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन तो लगा लीजिएगा स्टार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था, जहां ब्रजयान शाखा की पढ़ाई होती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन से शाखा का पढ़ाई होता था? तो ब्रजयान शाखा का पढ़ाई होता था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किसने किया? धर्मपाल। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय बनाया कौन? तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने बनाया था। कौन बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांतरक्षित, ये बौद्ध विद्वान है शांतरक्षित, और दीपांकर, है ना, इसको अतीश भी कहा जाता है, ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था इसी के समय। यानी इस पाल वंश के समय जो है शांतरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध भिक्षु जो है वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि सोढल जो है धर्मपाल को कौन सा उपाधि दिया था? तो उत्तरापथ की स्वामी की उपाधि दिया गया था। तो चलिए अब अगला, ये तो पाल वंश का पूरा ख़त्म हो चुका है ना, जो कि जितना भी महत्वपूर्ण था वो सारा करवा दिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रतिहार वंश के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, जिसका कारण शायद यह है
कि उनका उद्भव गुर्जराष्ट्र यानी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इस वंश का प्रमुख शासक के बारे में जानते हैं। नागभट्ट है ना, प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट प्रथम, जिसका शासनकाल 730 से लेकर के 756 ईस्वी तक था। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम जो था प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी कहाँ था? भनीमाल था, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भनीमाल याद रखना है। ठीक है, प्रतिहार वंश की आरंभिक राजधानी भनीमाल थी। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक आता है नागभट्ट द्वितीय, जिसका शासनकाल 800 से लेकर 833 ईस्वी तक रहता है। इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर में किसने हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने हराया था। ठीक है, इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन यह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हो गया था। तो नागभट्ट द्वितीय किससे हार गया था? तो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हो गया था, है ना। चलिए अगला शासक आता है प्रतिहार वंश का मिहिर भोज प्रथम, जिसका शासनकाल 836 से लेकर के 85 ईस्वी तक है। यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, मिहिर भोज प्रथम। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। वह अपने समकालीन राजाओं जैसे पाल शासक देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था, है ना। यानी मिहिर भोज जो है पाल शासक देवपाल से और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया था। मिहिर भोज वैष्णव मतावलंबी थे, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और उसने आदि वाराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। इसका महत्वपूर्ण लेख है प्रशस्ति ग्वालियर का अभिलेख। ठीक है महेंद्र पाल प्रथम, इसका शासनकाल है 885 से 909 ईस्वी तक। इसने प्रतिहार साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राजशेखर जो है किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्रपाल प्रथम यानी प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में रहते थे, जो उसके राजगुरु भी थे, है ना। महेंद्रपाल के राजगुरु थे कौन? राजशेखर। चलिए अब देखते हैं राजशेखर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसको हम लोग को याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजशेखर की महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे कर्पूर मंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्पूर मंजरी किसने लिखा? राजशेखर। काव्य मीमांसा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। हरविलास, भुवन कोश, ये सब इम्पोर्टेंट इसकी रचनाएं हैं। बाल रामायण, कर्पूरी मंजर, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण राजशेखर की महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। अल मसूदी जो 1915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया था। अल मसूदी कहाँ से आया था? भारत आया था बगदाद से। ने प्रतिहार शासक की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया है। तो किस शासक का वर्णन किया है? अल मसूदी प्रतिहार शासक। वह प्रतिहार राज्य को अल जर्र कहता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो प्रतिहार वंश भी इसके साथ खत्म हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। ठीक है, चलिए राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जिसने शोलापुर के पास मान्यखेत या मलखेर को अपनी राजधानी बनाया था। वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मान्यखेत, है ना। ये अपनी राजधानी मान्यखेत या मलखेर बनाया था। अच्छा, इसका स्थापना किसने किया राष्ट्रकूट वंश का? तो दंती दुर्ग। ठीक है, अगला शासक देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। यानी राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था? तो ध्रुव नामक शासक था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए अगला शासक देख लीजिए। अमोघवर्ष एक अन्य प्रसिद्ध शासक था, जिसने 64 वर्ष तक राज किया था, है ना। राष्ट्रकूट वंश का जो है शासक अमोघवर्ष 64 वर्ष तक शासन किया था। वह जैन मतावलंबी था, यानी अमोघवर्ष जैन धर्म को मानते थे। उसने कविराज मार्ग का
नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अमोघ वर्ष कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ कन्नड़ भाषा में लिखा था। किसने लिखा था? अमोघ वर्ष ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। इंद्र तृतीय यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय एवं वल्लभराज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रतिभाशाली शासक था जो मालवा के परमार और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा था। इसने चोल राजा परांतक प्रथम को 949 में पराजित किया था। अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला वंश के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। ठीक है, देखिए चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयला। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका शासनकाल 850 ईस्वी से लेकर के 71 ईस्वी तक है विजयला का, जो पहले पल्लवों का सामंत था। ये जो चोल वंश था ये किसका सामंत था? तो पल्लव वंश का सामंत था। सामंत कहने का मतलब उसके अधीन जो है ना, इसको नौकरी में ज़मीन मिलता था, सैलरी के रूप में। उसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी चोल वंश का जो है शासक किसको राजधानी बनाया? तो तंजावुर को बनाया था। यहाँ उसे निशुम्भसुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। विजयला ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नरकेसरी का उपाधि किसने किया था धारण? तो विजयला ने। चलिए अगला प्रमुख शासक के बारे में जानते हैं। आदित्य प्रथम 871 से 1907 ईस्वी तक इसका शासनकाल। 871 ईस्वी में विजयला के पुत्र आदित्य प्रथम। तो आदित्य प्रथम किसका पुत्र था? तो विजयला का। चोल राजगद्दी पर संभाली कब? 871 ईस्वी में। उसने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त करवाया था। उसने कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। शिव मंदिर का निर्माण किसने किया? आदित्य प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण शासक जो है परांतक प्रथम है, 907 से लेकर 955 ईस्वी तक। यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। ठीक है, इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा को जीता था। ठीक है, पांड्य शासक कौन था? राज सिंह द्वितीय को हरा करके मदुरै को जीत लिया। इस उपलक्ष्य में उसने मदुरांतक या मदुराई कोंड की उपाधि दी गई थी। तो अगला महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण शासक यही है ना, राजराज प्रथम। 1985 ईस्वी में परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल, देखिए सुंदर चोल के नाम से कोना जाता था, परांतक द्वितीय का पुत्र आरिमुल्लोलिवर्मन प्रथम, उपनाम है राजराज प्रथम, चोल शासक बना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तंजौर अभिलेख से उसके युद्ध अभियान और वर्णन का मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न। राजराज प्रथम उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रविवर्मन को हरा दिया था। इस उपलक्ष्य में उसने कांडलूर शाके कलमरुत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण किया था। राजराज प्रथम श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे आक्रमण किया था? अनुराधापुर। वहाँ के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। उसने सिंहल राज का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा और पोलोनुरवा को इसकी राजधानी बनाया था, तो उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। ठीक है, यह शैव धर्मावलंबी था, शैव धर्म को मानते थे। उसने शिव पादेशिखर की उपाधि ग्रहण की। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। तो आइए हम लोग अगला चोल शासक देखते हैं, राजेंद्र प्रथम। क्या है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज प्रथम की भांति साम्राज्यवादी शासक था।
उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। पूरे श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया गया। चोल राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम लाने को कहा। उसे चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोल की उपाधि दी गई थी। तो आइए हम लोग जानते हैं चोलकालीन शासन प्रणाली क्या था। तो चोल शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक था। चोल शासक की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर था। कहाँ था? उरैयूर था, याद रखना है। विजयला ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। विजयला ने बनाया था। ठीक है, आइए देखते हैं। चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधारी होता था। राजा चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, तो चलिए अगला। चोल शासक के प्रशासनिक इकाई, जैसे मंडलम को क्या बोलते हैं? प्रांत। कोट्टम को बोलते हैं कमिश्नरी। नाडु को बोलते हैं जिला। कुर्रम को बोलते हैं ग्रामों का संघ, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो फाइनली चोल वंश का कुछ और इसमें टॉपिक बच चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पाल वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश, उसके बाद चोल वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।